Hello everyone. I hope you all are doing great. I hope you all preparations are doing well, and there is one correction to be made that in my last video I have said that your biology exams has been scheduled on 16th March, but actually it is on 19th March. Sorry for that confusion. So we will continue our previous chapter, that is molecular basis of inheritance, and the next topic for this chapter is transcription. The previous chapter we have discussed in a very well scheduled manner, so the rest of the chapter we will discuss like that only. Okay, let's get started. Now moving to the next topic, that is transcription. It is very important. ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो कॉपी करा है हमने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड में, दैट इज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। अब वहाँ पे एडेनिन पेयर्स या कि यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन, वहाँ पे एडेनिन पेयर करता है यूरेसिल के साथ, ना कि थाइमिन के साथ। अब वहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को, वो भी कौन सी डायरेक्शन में? ऑलवेज इन 5 to 3 डायरेक्शन। ओके, 3 to 5 डायरेक्शन जो है वो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करती है, उस पर आरएनए बनता है। और वहीं अगर हम देखें 5 to 3 स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करती है, वहाँ पे दिस इज कॉपीड ऑफ आरएनए। यहाँ पे कॉपीड होती है आरएनए की। यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो आप एक टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखी है, कोडिंग स्ट्रैंड दे रखी है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3 to 5 डायरेक्शन में है, एंड जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो हमारी 5 to 3 डायरेक्शन में है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे दोनों स्ट्रैंड कभी भी कॉपी नहीं होती हैं, क्योंकि जो कोड है प्रोटीन का वो दोनों स्ट्रैंड्स का अलग अलग होता है। तो अगर हम एक स्ट्रैंड को कॉपी कराए तो दूसरी वाली अपना कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है वो अपने आप बना लेती है। दिस कंप्लीट्स द ट्रांसलेशन, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं साथ में साइमल्टेनियसली, दिस वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो दो मॉलिक्यूल्स अगर हम फॉर्म हुए तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री अपना अपना फॉर्म कर लेंगे, जिसकी वजह से एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है, जो कि ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर देता है। ओके अब ट्रांसक्रिप्शन में यूनिट्स क्या क्या है, मतलब कैसे ट्रांसक्रिप्शन किन किन चीज़ों की हेल्प से अकर करता है। तो यहाँ पे एक डीएनए का जो सेगमेंट है बिटवीन द साइड्स ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब जहाँ से हमारा मेन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ है, एंड टर्मिनेशन मतलब जहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया है। तो वहाँ पे बीच में कुछ यूनिट्स परफॉर्म करती हैं, और ये पूरा प्रोसेस हमारा इनिशिएशन से लेकर टर्मिनेशन तक जो हमारा पूरा प्रोसेस है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 इज अ प्रमोटर रीजन। प्रमोटर क्या होता है? ये आरएनए पॉलीमरेज की साइट पे लगा हुआ होता है, 5 एंड पे अपस्ट्रीमली ये परफॉर्म करता है, और ये हमारा जो इनिशिएशन है उसको शुरू करवाता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन हमारा स्टार्ट हो जाए। वहीं पे हमारे कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये रीजन होते हैं प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच के, ओके, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को करवाते हैं, आगे मूव फॉरवर्ड करवाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा टर्मिनेटर रीजन, जहाँ पे हमारा फाइनली ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाता है और हमारी जो स्ट्रैंड है वो अलग हो जाती है। द साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। टर्मिनेटर क्या है कि वो साइट जहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, लोकेटेड टुवर्ड्स 3 एंड, वहाँ पे 3 एंड, क्योंकि 5 to 3 में ही हो रहा है ये। ओके तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये प्रमोटर है, फिर उसके बाद प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन्स जो इसको फॉरवर्ड लेके जा रही हैं ट्रांसक्रिप्शन को कराते हुए, फिर उसके बाद ही टर्मिनेटर रीजन पे आके स्टॉप हो जाता है। अब कुछ यूनिट और जीन्स हैं जो यहाँ पे इन रीजन्स पे लगे हुए होते हैं, जो इनको आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं। उन जीन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जीन क्या है? एक फंक्शनल यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, जैसा कि हमें पता है। इट इज़ द डीएनए सीक्वेंस। ये डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि कोड करता है आरएनए के लिए। एमआरएनए, आरएनए, 3 टाइप के हमारे आरएनए प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए इज ribosomal RNA and the tRNA is transcriptional RNA, okay, translational RNA. Cistron is a segment. Cistron क्या होता है? ये एक सेगमेंट होता है डीएनए का जो कि कोड करता है पॉलीपेप्टाइड के लिए जब प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म हो रही होती है। ये लार्जेस्ट एलिमेंट होता है किसी भी जीन का, सिस्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चरल जीन जो है हमारे ट्रांसक्रिप्शन में वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोसिस्टोनिक और एक होते हैं पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक जो होते हैं वो इनको स्प्लिट जीन्स भी बोला जाता है। ये मोस्टली जो है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस जो है एक्सॉन्स एक्सप्रेस होते हैं सीक्वेंस में, ये इंटरप्टेड रहता है, मतलब जो कोडिंग सीक्वेंस है इसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं इंट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो एक्सॉन्स जो है होते हैं वो प्रोसेस्ड एमआरएनए में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वहाँ पे हम इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो होता है ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। रिमेंबर दिस फ्रॉम पी। पॉलीसिस्टोनिक जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है और जो मोनोसिस्टोनिक है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई भी स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में होता कैसे है? तो बैक्टीरिया जो है हमारा प्रोकैरियोट है, तो वहाँ पे सिंथेसिस जो होती है सारे टाइप्स की आरएनए की वो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज में परफॉर्म करती है, जहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन
एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या है, जहाँ पे एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर साइट पे, जैसे हमने पढ़ा कि प्रमोटर जो है वो स्टार्ट करा रहा है हमारे ट्रांसक्रिप्शन को, तो आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि प्रमोटर साइट पे जाके जुड़ जाता है डीएनए में, और वहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, लोकल अनविंडिंग, मतलब स्मॉल टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए जो डीएनए की हमारा स्ट्रैंड है वो वहाँ पे अनविंड करने लगता है, और एक डीएनए का डबल हेलिक्स जो है वहाँ पे टूट जाता है। तो इनिशिएशन फैक्टर एक लग जाता है वहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ओके, वहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर लग जाता है जाके, यस। तो अब वहाँ पे सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट है, तो वहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब जो सिग्मा फैक्टर है हमारा, उसने उसने एक पूरा पूरा एक स्टार्टअप दे दिया है कि ये जो है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा। अब एलोंगेशन होगा, एलोंगेशन में क्या होगा, आरएनए चेन जो है वो हमारी सिंथेसाइज होती है 5 to 3 डायरेक्शन में, और ये जो है वो प्रोसेस एक्टिवेटेड रहता है राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में। ओके, यहाँ पे ऐड होते रहते हैं एक के बाद एक। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट, और ये एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो कि हमारा डीएनए सीक्वेंस है उसके, क्योंकि तभी एक प्रॉपर हमारी जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है वो फॉर्म हो पाएगा और न्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म हो पाएगी। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है टर्मिनेशन का। यहाँ पे एक रो फैक्टर लग जाता है जो कि बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज से और टर्मिनेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, मतलब वहाँ पे ये स्टॉप कर देता है। ओके, येस, इट इज़ अ होल डायग्राम ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। पहला इनिशिएशन है, तो सिग्मा फैक्टर जुड़ता है जाके आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्रमोटर रीजन पे, ये धीरे धीरे आगे ले जाता है। फिर एलोंगेशन होता है, देखिए यहाँ पे अनविंडिंग हो रही है और एक टेम्पलेट अलग हो रही है। फिर टर्मिनेटर रीजन पे आके रो फैक्टर ज्वाइन होता है जो कि फाइनली टर्मिनेटर रीजन पे टर्मिनेशन करवा देता है, यानी कि एंड करा देता है ट्रांसक्रिप्शन का, और ऑर्डर देता है कि आप यहाँ पे इसको स्टॉप कर दो, क्योंकि पूरी एक नई एमआरएनए की जो स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज हो चुकी है। ओके, सो इट इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन अ बैक्टीरिया। Now moving forward, इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो कपल्ड रहते हैं, साथ में होते हैं, फुली ट्रांसक्राइब, क्योंकि एमआरएनए को जो है कोई भी प्रोसेसिंग, नो प्रोसेसिंग टू बी बिकम एक्टिव, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती एक्टिव होने के लिए, बट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो सेम कंपार्टमेंट में नहीं हो पाते। नो कंपार्टमेंट ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में हमारा क्या हो रहा है आरएनए, वहीं हमारा जो साइटोसोल है, मतलब साइटोप्लाज्म जो है हमारा सेल का, उसके अंदर परफॉर्म होता है हमारा ट्रांसलेशन। ओके, तो उसको न्यूक्लियस से बाहर लेके भी आना पड़ता है, उसके लिए भी कुछ सर्टेन फिनोमेनास होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। 3 आरएनए होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 1 में क्या होता है, ये आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को, जिसमें 28S, 18S और 5.8S, इनको ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को, एक होता है 28S, 18S एंड 5.8S। ओके, वहीं दूसरी साइड में अगर हम देखें आरएनए पॉलीमरेज 2 में, तो ये ट्रांसक्राइब करता है हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को। इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ आरएनए, मतलब ये मूविंग फॉरवर्ड लेके जाता है आरएनए को। फिर नंबर थर्ड पॉइंट इज आरएनए पॉलीमरेज 3, ये ट्रांसक्राइब कराता है टीआरएनए को, दैट इज अवर ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए। ये क्या करता है 5S आरएनए एंड एसएनएस आरएनए, या इसको एसएनएस को हम बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस भी बोलते हैं, इनको ये ट्रांसक्राइब करवाता है। अब बात करते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स की या एचएनआरएनए की। तो यहाँ पे इनके पास क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो मेजरली फॉर्म होती हैं शुरुआत में, उसमें क्या होता है एक्सॉन्स भी होते हैं, एंट्रॉन्स भी होते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। तो जो ये दोनों होते हैं नॉन फंक्शनल होते हैं, बट इंट्रॉन्स जो होते हैं उनको हमें रिमूव करना पड़ता है एक प्रॉपर आगे इनको पूरी इनकी ट्रांसक्रिप्ट को ले जाने के लिए। इसकी वजह से इसमें कुछ फॉलोइंग प्रोसेस होते हैं। तो ये पहला प्रोसेस आता है स्प्लाइसिंग। तो फ्रॉम एचएनआरएनए इंट्रॉन्स को पहले तो रिमूव कर दिया जाता है स्प्लाइसोसोम से, मतलब पूरा जो स्प्लाइस है हमारी, वहाँ से हम इंट्रॉन्स को हटा देते हैं कि केवल एक्सॉन वहाँ पे लगे हुए हैं, और इनको जो है साथ में जोड़ देते हैं, मतलब बीच बीच में जो भी हमारे कट्स आते हैं उनको हम साथ में एक्सॉन्स को जोड़ देते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें मिथाइल गुआनियोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लग जाती है ऊपर, जो कि 5 एंड पे लगती है एचएनआरएनए के। ओके, कैपिंग में आप इतना बस याद रखिएगा कि 5 एंड पे एक मिथाइल गुआनियोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लग जाती है, जो कि कैपिंग का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं, और ये हमेशा स्प्लाइसिंग के बाद होता है, जब हमारे इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं और एक्सॉस्ट ज्वाइंट हो जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है टेलिंग, मतलब एक टेल ऐड करनी है हमें। तो टेल में इसको टेल के प्रोसेस को हम पॉली एडेनाइलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एडेनाइलेटेड रेसिड्यूज लग जाते हैं बिल्कुल एंड के साइड पे, लगभग 200 से 300 बेस पेयर्स के, जो कि लगते हैं 3 एंड पे, क्योंकि 3rd एंड पे ही टेलिंग होगी। 5 पे हमने की स्टार्टिंग, जहाँ पे हमने क्या किया कैपिंग। ओके, और 3 एंड पे हम करेंगे वहाँ पे टेलिंग। तो अब हमें एक पूरी प्रोसेस्ड एचएनआरएनए मिल गई, जिसको हम एमआरएनए बोल सकते हैं। तो पहले हमने स्प्लाइसिंग की, फिर कैपिंग की, फिर टेलिंग की। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू ऑल। देखिए यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं एक पूरी डीएनए स्ट्रैंड है, तो पहले हमने कैपिंग की। ओके, तो ये स्ट्रैंड निकल के आई जब, तो कैपिंग की हमने 5 एंड पे, मिथाइल गुआनियोसिन की कैप लगा दी। फिर उसके बाद हमने स्प्लाइसिंग की। स्प्लाइसिंग में हमने क्या किया, ये जो ऑरेंज का पोर्शन है ये सारे इंट्रॉन्स हैं, इनको हमने रिमूव कर दिया।
स्प्लाइसोसोम से। उसके बाद हमने टेलिंग की जो कि थर्ड एंड पे पॉली ए टेल पे ऐड कर दिया। अब हमें पूरी प्रोसेस्ड mRNA मिल चुका है, तो ये यूकैरियोट में इतना इनफ है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जेनेटिक कोड क्या होता है? तो जेनेटिक कोड हमने पढ़ा है कि हर एक प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हमें एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड चाहिए होता है जो कि यूनिवर्सल होता है। ओके तो ये एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का या नाइट्रोजनस बेसिस का, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है प्रोटीन के सिंथेसिस की। मतलब हर एक जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है उसकी अलग इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रांसलेशन के टाइम पे जिसकी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे 3 बेसिस जो होते हैं मेनली डिटरमाइन रहते हैं सिंगल अमीनो एसिड में, जिसको हम कोडॉन बोलते हैं। और हमेशा जो जेनेटिक कोड है वो हमारा ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब 3 कोड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम कोडॉन बोलते हैं। तो जॉर्ज गैमो जो थे इन्होंने सजेस्ट किए थे 20 अमीनो एसिड्स इन्होंने निकाल के लाए थे ये, जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड से बने हुए थे, जिसमें 64 कोडॉन्स प्रेजेंट थे। अब एक नए साइंटिस्ट थे हरगोविंद खुराना, जिन्होंने केमिकल मेथड निकाला था आरएनए के सिंथेसाइजिंग के लिए, विच डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, जहाँ पे बहुत सारे बेसिस का कॉम्बिनेशन था, जिनको अब जब कॉम्बिनेशन हो गया तो उनको होमोपॉलीमर्स भी बोल सकते हैं। मतलब एक टाइप के अगर जॉइंट है बेसिस तो होमोपॉलीमर्स बोल देंगे, और अलग अलग टाइप के जुड़े हैं तो कोपॉलीमर्स बोल देंगे। इसके बाद मार्शल नेरेनबर्ग जो थे इन्होंने सेल फ्री सिस्टम लेके आया प्रोटीन सिंथेसिस का। फिर सेवेरो ओकायो इन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम यूज़ किया था ताकि वो पॉलीमराइज कर पाए आरएनए को एक डिफाइंड सीक्वेंस में और एक इंडिपेंडेंट मैनर में। तो जो 20 टाइप के हमारे अमीनो एसिड्स थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला था एनेलिन, एलेनिन, इसको ALA से डिफाइन करते हैं, आर्जिनिन, एस्पेरिजीन, स्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्यूनिन, फिलाइन एलेनिन, प्रोलीन, सीरीन, थ्यूरीन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वेलिन। ये 20 थे। इसके अलावा 2 जो होते हैं नॉन प्रोटियोजेनिक होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सेलेनोसिस्टीन एंड देयर इज वन मोर। ओके सो बेसिकली हमें ये 20 ही पढ़ना है। तो ये एक कोडॉन का पूरा टाइप है। ये हर एक हमारा जो प्रोटीन है उसका ये कोड है जो कि हमेशा ट्रिपलेट में प्रेजेंट रहता है, मतलब 3 फॉर्म्स पे, लाइक UGU, UGC, UGA, UGG। ओके सो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो कुछ सेलियंट फीचर्स जो हैं जेनेटिक कोड के वो हमारे ये हैं कि हमेशा ट्रिपलेट होता है, 3 लेटर का कोड होता है। 61 कोडॉन जो होते हैं हमारे प्रेजेंट रहते हैं अमीनो एसिड्स में, जिसमें 3 कोडॉन्स जो हैं वो UAA, UAG एंड UGA। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, ये केवल स्टॉप कोडॉन की तरह काम करते हैं। इनको हम स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं या इनको टर्मिनेशन कोडॉन भी कह सकते हैं या नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। ओके जेनेटिक कोड हमेशा यूनिवर्सल होता है, मतलब किसी भी में देखें अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया वायरस तो वो वही रहेगा। लाइक अगर UUU देखें तो ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है, तो ये बैक्टीरिया में भी उसी को कोड करेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शनल्स पाए जाते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्रोटोजोआंस में, बाकी सब में ये बेसिकली सेम रहता है, तभी इसको यूनिवर्सल होता है मेजरली। यहाँ पे कोई भी पंचुएशन नहीं प्रेजेंट होता है बिटवीन एडजेसेंट कोडॉन, मतलब कॉमा या फिर कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पे। जेनेटिक कोड हमेशा नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, कोई भी ओवरलैप नहीं करते हैं। एंड अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, अमीनो एसिड जो है वो हमेशा मोर देन 1 कोडॉन से कोड करा जाता है, एक्सेप्ट AUG क्योंकि मिथ्योनिन को कोड करता है और UGG जो है ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। तो सच कोडॉन्स होते हैं वो डिजनरेट कर देते हैं कोडॉन्स को, बाकी सारे जो है हमारे सेम रहते हैं। जेनेटिक कोड हमेशा अनएम्बिगुअस होता है, स्पेसिफिक होता है, केवल एक अमीनो एसिड का ही रहता है, दैट मीन्स। और वो वही अगर हम सेम अमीनो एसिड जो कोड है वो दूसरे अमीनो एसिड के लिए कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। AUG का डुअल फंक्शन होता है कि ये मिथ्योनिन को भी एक्ट कोड करता है और ये इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी यूज़ करता है। तो यूकैरियोट में मिथ्योनिन जो है वो पहला अमीनो एसिड है जिस और फॉर्मल मिथ्योनिन जो है वो प्रोकैरियोट्स में। अब म्यूटेशन और जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप जो है जीन्स और DNA में वो बेस्ट अंडरस्टूड रहता है म्यूटेशन की स्टडीज से। डिलीशन रीअरेंजमेंट इन अ DNA में कॉज लॉस और गेन ऑफ अ जीन एंड सो अ फंक्शन। मतलब अगर म्यूटेशन होगा तो एक एक्स्ट्रा हमारा जो कोडॉन है, एक्स्ट्रा हमारा एक जीन जो है वो एडअप हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा एक स्ट्रैंड आगे बढ़ जाएगा जो कि सिंथेसिस जो है प्रोटीन की उसको कहीं ना कहीं हम्बर करेगा, जिसकी वजह से आगे जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, जिस वजह से ये स्टॉप हो जाएगा। अब इंसर्शन या डिलीशन है जो है 1 या 2 बेसिस का, वो एक रीडिंग फ्रेम पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन कॉज करता है। मतलब अगर एक भी जीन हमारा एक पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में एंटर करता है तो पूरा आगे की फ्रेम को वो डिस्टर्ब कर देगा, जिस वजह से वो क्या होगा, पूरी फ्रेम अलग हो जाएगी। मतलब अब जो कोड कर रहे थे वो जिन अमीनो एसिड्स के लिए, अब वो अमीनो एसिड्स के लिए वो कोड नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो 3-3 का जो हमारा ट्रिपलेट का जो पूरा फंक्शन था ना वो खराब हो गया। अब ये 2 चीज़ों की वजह से होता है, या तो कोई एक नया ऐड हो जाए या फिर कोई एक पहले जो प्रेजेंट था वो डिलीट हो जाए। तो दोनों ही केसेस में हमारा पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। इसी म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इट कैन बी ऑल्सो इंसर्शन और अ डिलीशन।
इंसर्शन में क्या है, 3 है, इट्स मल्टीपल बेसिस इंसर्ट, मल्टीपल बेसिस एक साथ इंसर्ट हो जाएंगे, और डिलीशन में बहुत सारे एक साथ डिलीट हो जाएंगे। रीडिंग फ्रेम रिमेन अनऑल्टर्ड पॉइंट ऑनवर्ड्स, हेंस वन और मल्टीपल अमीनो एसिड्स आर इंसर्टेड, मतलब एक या बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड इंसर्टेड रहते हैं, डिलीटेड रहते हैं। इट प्रूव्स दैट कोडॉन इज अ ट्रिपलेट, कोडॉन जो है वो एक ट्रिपलेट है, हमेशा हमने पढ़ाई है, और ये कॉन्टिग्यूसली ये परफॉर्म करता है, मतलब एक ही जैसा रहता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की। हमने पढ़ा आरएनए 3 टाइप के होते हैं। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं, टेम्पलेट की तरह काम करता है ट्रांसलेशन के टाइम पे और प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। दूसरा राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम आरआरएनए भी बोलते हैं, ये स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन के टाइम पे। लाइक 23 आरआरएनए इन बैक्टीरिया एक्ट्स एज राइबोजाइम, और टीआरएनए जो है हमारा वो इट इज ट्रांसफर आरएनए या फिर एसआरएनए या सॉल्युबल आरएनए भी इसको बोलते हैं। तो ये अमीनो एसिड्स को लेके आता है, इसका मेन काम क्या है, ये टी शेप का होता है, क्लोवर लीफ लाइक मॉडल होता है इसका। ये क्या करता है, जो अमीनो एसिड्स हैं उनको लेके आता है और वहाँ पे हमारा सारे उनको ट्रांसलेशन में परफॉर्म करवाता है और रीड करता है जेनेटिक कोड को। फ्रांसिस क्रिक ने ये पोस्टुलेट किया था कि प्रेजेंस जो है एक अडेप्टर मॉलिक्यूल का, देन दैट कैन रीड द कोड एंड टू लिंक विद अमीनो एसिड। टीआरएनए जो है अडेप्टर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके पास एक एंटी कोडॉन लूप है जो कि बेस कॉम्प्लीमेंट्री रहता है कोडॉन के लिए, और एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी है यहाँ पे जो कि बाइंड रहता है अमीनो एसिड से, और राइबोसोम बाइंडिंग लूप है और एक एंजाइम बाइंडिंग। यहाँ पे अगर आप देखें तो टी शेप का है ये। ओके Yes, for initiation there is another RNA called initiator RNA. Initiation के लिए another RNA होता है जिसको initiator tRNA बोलते हैं, और no tRNA to stop, लेकिन stop करने के लिए कोई भी tRNA प्रेजेंट नहीं होता है। वहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है tRNA का वो क्लोवर लीफ लाइक 3D स्ट्रक्चर की तरह लगता है, जो कि इन्वर्टेड L लगता है बिल्कुल, तो इसको क्लोवर लीफ लाइक मॉडल भी बोला जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्वर्टेड L की तरह। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बेसिकली है क्या, तो जब हमारा एक प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है उस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पे अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज हो रहे होते हैं ताकि वो एक पॉलीपेप्टाइड बेस का फॉर्मेशन कर सके, जहाँ पे कोडॉन्स डिफरेंट वो एमआरएनए में आके अटैच होते हैं। तो इट टेक्स प्लेस इन राइबोसोम। बेसिकली ये राइबोसोम पे परफॉर्म होता है, जहाँ पे स्ट्रक्चरल आरएनएस प्रेजेंट होते हैं। लगभग 80 टाइप्स के प्रोटीन वहाँ पे आते हैं। राइबोसोम एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, जो कि हमारी आगे की रिएक्शंस को फॉरवर्ड मूव कराता है। सो 23S आरएनए जो है बैक्टीरिया में वो एक एंजाइम राइबोजाइम होता है, ताकि वो फॉर्मेशन करा पाए पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से, जो कि एक लार्जर सब यूनिट पे प्रेजेंट होता है राइबोसोम के। तो हमारा अगर ट्रांसलेशन देखें, इसकी 4 स्टेप्स होती हैं। पहले हमारा टीआरएनए चार्ज होता है, फिर इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड द सेम एज टर्मिनेशन। अब हम बात करते हैं चार्जिंग यानी कि एमिनो एसाइलेशन के बारे में टीआरएनए के। तो पहले जो फॉर्मेशन है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का, उसको एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो एटीपी का फॉर्मेशन कर पाए। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, जो कि वो एटीपी से लेता है। फॉर दिस अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड, इसके लिए हम अमीनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं। तो अमीनो एसिड प्लस एटीपी ये लिंक रहता है ताकि वो एक कॉग्नेट टीआरएनए जो है इन प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस, दस द टीआरएनए बिकम्स चार्ज। अब जब ये लिंक हो जाता है एक टीआरएनए से, तो वहाँ पे अमीनो एसाइलेशन हो जाता है, तो वो चार्जिंग इसकी परफॉर्म हो जाती है। नंबर सेकेंड दैट स्टेप इज इनिशिएशन इन दिस स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोजाइम। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा सब यूनिट, 2 सब यूनिट होते हैं हमारे जो राइबोसोम के, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर। तो यहाँ पे जो स्मॉलर सब यूनिट होता है ये एमआरएनए इस पे आके अटैच हो जाता है स्टार्ट कोडॉन के साथ। स्टार्ट कोडॉन है हमारा AUG। अब एक लार्जर सब यूनिट जो है वो स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करती है और एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेती है, क्योंकि अब ये प्रोटीन सिंथेसिस में आगे काम आने वाला है। अब जो लार्जर सब यूनिट है इस पे अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग परफॉर्म होती है, जहाँ पे एक पेप्टिडाइल साइट भी प्रेजेंट होती है, उसको पी साइट बोला जाता है। अब जो इनिशिएटर टीआरएनए है जो कि कैरी कर रहा है मिथियोनिन को, ये बाइंड होता है पी साइट से, वहाँ पे एंटीकोडॉन्स जो है रिकॉग्नाइज करते हैं AUG को और वहाँ पे अटैच हो जाते हैं जाके। नाउ थर्ड पार्ट इज इलोंगेशन। अब सेकेंड अमीनो एसाइल टीआरएन जो है वो ए साइड पे बाइंड होता है राइबोसोम के, और इसके जो एंटी कोडॉन है ये बाइंड करते हैं सेकेंड कोडॉन पे एमआरएनए के, और पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसको फॉर्म कर लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड अमीनो एसिड के बीच में, और इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ओके, तो फर्स्ट अमीनो एसिड जो है और इट्स टीआरएनए आर ब्रोकन, मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड और जो टीआरएनए है दोनों टूट जाते हैं, और जो टीआरएनए है वो पी साइड को रिमूव कर देता है सेकंड आरएनए के, और ए साइड उसको अपनी तरफ पुल करता है अलॉन्ग विद एमआरएनए। इसी को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस हैं जितने भी ये रिपीटेड रहते हैं फॉर अदर कोडॉन्स इन एमआरएनए। ये सारे जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं अदर कोडॉन्स के लिए एमआरएनए में। और ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन। ट्रांसलेशन के टाइम पे राइबोसोम कोडॉन टू कोडॉन जाता है ताकि वो कोड कर पाए।
नंबर 4th स्टेप इज दैट इज टर्मिनेशन। ओके, तो यहाँ पे एक रिलीज फैक्टर लग जाता है ताकि वो कोडॉन्स को स्टॉप करा पाए और ट्रांसलेशन जो है वो टर्मिनेट करता है। ओके, मतलब स्टॉप कर देता है। जो पॉलीपेप्टाइड और टीआरएनए जो है वो रिलीज होते हैं फ्रॉम राइबोसोम। अब जो राइबोसोम है वो डिसोसिएट हो जाता है, मतलब पहले इसका लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट कहीं ना कहीं ज्वाइन हुए थे, अब ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब जो ग्रुप है राइबोसोम का वो एसोसिएट होता है एक सिंगल एमआरएनए के साथ ट्रांसलेशन में, जिसको हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स भी बोलते हैं। एक एमआरएनए जो है वो एडिशनल सीक्वेंस को कैरी करता है जो कि ट्रांसलेट नहीं हो पाता, जिसको अनट्रांसलेटेड रीजन या यूटीआर भी बोला जाता है इसको। ये प्रेजेंट रहते हैं 5 एंड पे और 3rd एंड पे, और इनको एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरत होती है इनके लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड देयर इज अ टॉपिक दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन जो होता है उस पे फॉलोइंग लेवल्स पे होता है। पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है। फिर प्रोसेसिंग लेवल होता है जहाँ पे स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग जो हमने पढ़ा है। फिर ट्रांसपोर्ट होता है एमआरएनए का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। मैंने बताया कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो हमेशा साइटोसोल में परफॉर्म होता है और ट्रांसक्रिप्शन हमेशा न्यूक्लियस में परफॉर्म होता है। तो अब ये ट्रांसपोर्ट भी होना जरूरी है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। फिर ट्रांसलेशन होता है बाहर आके, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड वहाँ पे बनती है। फिर उसके बाद जो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन है वो इन जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं। इसका मतलब है कि ई कोलाई में जो बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, मतलब एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को, मतलब तोड़ देता है लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, वो भी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में। और जो सिंथेसिस है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वहाँ पे रुक जाती है। जो डेवलपमेंट है डिफरेंशिएशन का एम्ब्रियो इनटू एन एडल्ट आर अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। अब ये जो एक एम्ब्रियो जो है वो एडल्ट्स में धीरे धीरे एक प्रॉपर एडल्ट में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो या एक बेबी में चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, उसके लिए भी हमें सर्टेन कुछ जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेट ऑफ जीन्स की, जो कि उनका एक्सप्रेशन वहाँ पे ज़रूरी होता है। अगर हम एक सबस्ट्रेट को ऐड करें किसी ग्रोथ मीडियम में बैक्टीरिया के, तो वहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ जीन्स जो होते हैं वो एक्ट हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, मेटाबोलाइज करने लगते हैं इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। और जब एक मेटाबोलाइट प्रोडक्ट को ऐड करते हैं जीन के प्रोडक्ट में ताकि वो टर्न ऑफ रोक सके, इसको हम बोलते हैं रिप्रेशन। मतलब अगर कुछ को हम स्विच ऑन करना हो तो हम उसको बोलते हैं इंडक्शन, किसी चीज़ को हमें स्टार्ट करना हो। बट अगर हमें किसी चीज़ को रोकना हो, मतलब टर्न ऑफ करना हो, उसको हम बोलते हैं रिप्रेशन। तो आगे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तो हम इसके बारे में अब पढ़ते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो एक सेट ऑफ जीन्स कंट्रोल करता है। तो जितने भी जीन्स रेगुलेट हो रहे हैं एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में वो ओपेरॉन में, तो उसमें एग्जांपल अलग अलग ओपेरॉन्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन। ओके, तो अब हम एक के बारे में पहले पढ़ते हैं यहाँ पे लैक ओपेरॉन, जो कि ई कोलाई में, एस्क्रिशिया कोलाई में परफॉर्म होता है। जो ओपेरॉन कंट्रोल करता है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म। आपको नाम से पता चल रहा होगा लैक ओपेरॉन मतलब लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को या लैक्टोज के ब्रेकडाउन को ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखता है। तो ये पहली बार जो एक साइंटिस्ट, इनका नाम था फ्रैंकोसिस जैकोबेन जैक मोनार्ड, इन्होंने परफॉर्म किया था। तो इन्होंने 3 जीन्स हमारे में प्रेजेंट थे, अ रेगुलेटरी और इनहिबिटर जीन जो कि रिप्रेसर प्रोटीन की तरह काम कर रहा था। दूसरा हमारा था 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट थे। 3 स्ट्रक्चरल जीन में कौन कौन से थे? पहला था जेड जीन। जेड जीन जो था वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड कर रहा था, जो कि लैक्टोज को तोड़ रहा था गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। दूसरा था हमारा वाई जीन, जिसको परमिएज, जो परमिएज को कोड कर रहा था, जो कि परमिएबिलिटी बढ़ा रहा था सेल की टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और तीसरा जीन था हमारा ए जीन, जो कि ट्रांस एसिटाइलेज को कोड कर रहा था। अभी जो जीन है ओपेरॉन में, ये फंक्शन कर रहे थे साथ में इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। तो इफ देयर इज नो लैक्टोज, अगर वहाँ पे कोई भी लैक्टोज नहीं होगा तो लैक्टोज ओपेरॉन जो है वो ऑफ ही रहेगा। बट जैसे रेगुलेटर जीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो एक्ट करने लगेगा, उसको प्रोड्यूस करने लगेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन पे और ब्लॉक कर देगा आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को, ताकि स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एक्सप्रेस ना हो पाए। अब जो लैक्टोज है या एलोलैक्टोज है, एलोलैक्टोज की दूसरी फॉर्म है सेम लैक्टोज की, ये प्रोवाइडर रहता है ग्रोथ मीडियम में और ये ट्रांसपोर्ट होता है ई कोलाई सेल्स में बाय द एक्शन ऑफ परमिएज। परमिएज एक्शन करके इसको ट्रांसपोर्ट करा देता है। अब लैक्टोज जो है, जो कि इंड्यूसर है, ये बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन से ताकि वो प्रोटीन को बाइंड ना कर पाए ऑपरेटर रीजन से। अब जो ऑपरेटर रीजन है ये अलग हो जाता है, फ्री हो जाता है और इंड्यूस करता है आरएनए पॉलीमरेज को और बाइंड करता है प्रमोटर के साथ। और जो ट्रांसक्रिप्शन है हमारा वो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ओके ना जो रेगुलेशन है लैक ओपेरॉन का वो रिप्रेसर के थ्रू होता है, जिसको नेगेटिव रेगुलेशन भी बोला जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें इसके डायग्राम में, तो ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, बाकी I एक हमारा ये है रिप्रेसर ऑफ mRNA और ये O है हमारा जो कि रिप्रेस कर रहा है। अब ये तो हो गया तब जब हमारा प्रेजेंट है। अब एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में हम देखते हैं तो क्या होगा, हमारा ये अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। Z हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कंट्रोल कर रहा है, कोड कर रहा है, Y हमारा परमिएज, A हमारा ट्रांस एसिटाइलेज, ये ट्रांसलेशन के से परफॉर्म हो रहे हैं।
इसके बाद जो आई है वो रिप्रेसर एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है और इनएक्टिव रिप्रेसर्स इसको वापस से इंड्यूसर की तरफ लेके जाते हैं। अब प्रेजेंस ऑफ, ये तो इंड्यूसर के प्रेजेंस में है। ओके, अब हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इस चैप्टर का। तो यहाँ पे एंटायर जो डीएनए है, एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है एक ऑर्गेनिज्म का, इसको हम जीनोम बोलते हैं। मतलब पूरा जो सेट है क्रोमोसोम्स का उसको हम जीनोम बोलते हैं। और ये जो ह्यूमन जीनोम है इसमें डीएनए लगभग 23 क्रोमोसोम्स पैक्ड रहते हैं। ह्यूमन जीनोम में लगभग 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 1990 से 2003 तक स्टार्ट हुआ था एंड वाज अ फर्स्ट मेकअप और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, ताकि न्यूक्लियोटाइड्स को वहाँ पे वो सीक्वेंस कर सकें और उनको मैप कर सकें एक ह्यूमन जीनोम के अंदर। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये कोऑर्डिनेट करा था यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। इसके मेन गोल्स क्या थे, किस लिए ये यूज़ किया गया था, तो ये सारे एस्टिमेटेड जीन्स जो है ह्यूमन जीनोम में उसको आइडेंटिफाई कर लेता था। यहाँ पे 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स जो हैं वो ह्यूमन डीएनए में सीक्वेंस किए गए थे। इसमें डाटाबेस जो है वो इन्फॉर्मेशन इसमें सारी स्टोर रहती है। ये इंप्रूव करते हैं टूल को डाटा एनालिसिस के लिए और ट्रांसफ़र करते हैं रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को दूसरे सेक्टर्स में भी। एड्रेस करते हैं एथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज़ को भी दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। मतलब जितने भी इश्यूज़ हैं हमारे एथिकल, लीगल और सोशल, इन सबको ये जो भी कहीं से भी अराइज हो रही हैं इनको ये मैनेज भी करता है। मेथोडोलॉजीज़ क्या है इसकी, तो 2 मेजर अप्रोचेस जो हैं इसके वो ये हैं कि एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग्स इसको बोलते हैं। ये फोकस करता है कि सारे जीन्स को ये आइडेंटिफाई कर पाए कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको एक्सप्रेस कर पाए आरएनए की तरह। दूसरा ये सीक्वेंस करता है एनोटेशंस को। सीक्वेंस से पूरे सेट जो है हमारे जीनोम का, जितने भी उसके अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको ये क्या करता है, सीक्वेंस करता है और लेटर असाइन करता है डिफरेंट रीजन्स में विद उनके फंक्शन, मतलब क्या क्या फंक्शन उनके अलग अलग कहाँ कहाँ परफॉर्म हो रहे हैं। अब प्रोसीजर क्या है सीक्वेंसिंग का, पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाता है सेल से, फिर उसको रैंडम फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर क्लोन करा था उसको एक होस्ट में, मतलब एक होस्ट के अंदर उसको लेके जाया जाता है वेक्टर के थ्रू। वेक्टर हमारा कोई भी हो सकता है जैसे कि बैक या यैग, ओके, फॉर एम्पलीफिकेशन। फिर सीक्वेंस करा था उस फ्रेगमेंट को ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस से, फ्रेडरिक सैंगर मेथड की तरफ से, और अरेंज द सीक्वेंस बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन, वहाँ पे उसे अरेंज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अलाइनमेंट किया जाता है उन सेक्शंस का, मतलब सीक्वेंसली उन्हें अलाइन किया जाता है। फिर यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब ये बैक क्या है, बैक को हम बोलते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक को बोलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ओके। सैंगर क्या है, सैंगर ने भी कुछ डेवलप किए थे मेथड्स ताकि वो अमीनो एसिड को सीक्वेंस करा पाएँ प्रोटीन के अंदर। डीएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रेगमेंट्स में, एक टेक्निकल लिमिटेशन होती है इसकी, बहुत लॉन्ग पीसेस जो है डीएनए के वो सीक्वेंस रहते हैं। एचजीपी जो है वो क्लोजली एसोसिएट रहता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक प्रॉपर ब्रांच है जहाँ पे हम एचजीपी को बहुत डीप लेवल्स पे पढ़ते हैं, तो ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में फर्दर। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस का और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मतलब बायो और इन्फॉर्मेटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है ये बायोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में। तो ऑफ द 24 क्रोमोसोम्स में हमें पता है 22 जो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और एक होता है एक्स और वाई, मतलब फीमेल है तो उसमें XX है और मेल है तो उसमें XY है। और जो लास्ट सीक्वेंस है दैट इज़ 1 क्रोमोसोम, जो कि एक और प्रेजेंट पाया गया जो कि मई 2006 में पाया गया है। डीएनए सीक्वेंस इज ऑल्सो बीन डन इन बैक्टीरिया। डीएनए सीक्वेंस हमारा बैक्टीरिया, ईस्ट और एलिगेंस में, अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है ये, ड्रोसोफिला में, राइस और एबिडोप्सिस में, ये सब में एक्सेट्रा में पाया जा रहा है। साइलेंट फीचर्स क्या हैं ह्यूमन जीनोम के, तो ह्यूमन जीनोम में इसमें लगभग 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस पाए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इसमें लगभग 30,000 जीन्स हैं। एवरेज जीन जो है इसका कम से कम 3000 बेसिस हैं, जिसका साइज़ बहुत वेरी करता है एक दूसरे से। लार्जेस्ट नोन जीनोम जो है वो होता है डिस्ट्रोफिन का ऑन एक्स क्रोमोसोम, कंटेन्स में 2.4 मिलियन बेसिस हैं। 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हैं वो स्मॉल होते हैं सारे पीपल में, और 0.1 जो है वो डिफरेंस होते हैं, मतलब उनका वेरी करता है अलग अलग इंडिविजुअल्स में। फंक्शन जो है वो ओवर 50% होता है। डिस्कवर्ड जीन्स का वो अननोन होता है। क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन्स 2968 एंड Y हैज़ द फ्यूएस्ट, इनमें कुछ ही जीन्स होते हैं। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, मतलब 2% से भी कम जो जीन्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन को कोड करते हैं। बहुत लार्ज प्रोपोर्शन जो है ह्यूमन जीनोम का वो बना होता है रिपीटेड सीक्वेंस, मतलब बार बार रिपीट जो हो रहे हैं, कि स्ट्रेचेस होते हैं ऐसे जो बहुत बार रिपीट होते हैं। इनके कोई डायरेक्टली कोडिंग फंक्शन नहीं होता है इनका, और ये लाइट जो है वो माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर पे डालते हैं, जिसमें हम डायनामिक्स और एवोल्यूशन के बारे में भी आगे पढ़ सकते हैं। तो लगभग 1.4 मिलियन लोकेशन जो है सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस की, इनको हम SNPs भी बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, या SNIPs भी बोलते हैं। ये हेल्प करती है ताकि हम क्रोमोसोमल लोकेशंस पता कर पाएँ किसी भी डिजीज़ की, मतलब एग्जैक्टली ह्यूमन हिस्ट्री के थ्रू, मतलब किसी भी अगर प्रॉपर फैमिली में कोई डिजीज़ है जो कि जनरेशन से बहुत ज़्यादा पास ऑन होती जा रही है, तो हम उससे उनके जीनोम के बारे में ये भी पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कहाँ से कहाँ कौन सा जीन इसको कोड कर रहा है और कैसे ये डिजीज़ कॉज हो रही है बार बार हर जनरेशन में। तो ये भी किसका फीचर है कि हम इससे ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स हैं हमारे HGP के
जो कि पूछे भी जाते हैं, सो यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन सो दैट ये आपको समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए, क्योंकि ये कुछ ऐसे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं इनके जो नंबर्स हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। मूविंग फॉरवर्ड अबाउट व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डीएनए प्रोफाइलिंग। तो ये एक टेक्निक है जहाँ पे हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो हैं डीएनए के उनको पढ़ सकते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को दो इंडिविजुअल्स में। ये डेवलप की थी एलेक्स जैफरी ने 1985 में। तो बेसिक्स क्या है डीएनए फ्रेगमेंटिंग के, तो जो डीएनए जो है वो हमारा कैरी करता है कुछ नॉन कोडिंग रिपीटेटिंग सीक्वेंस को भी। रिपीटेटिव डीएनए जो है वो सेपरेट करता है फ्रॉम bulk genomics DNA as different peaks during density gradient centrifugation। जो bulk DNA है वो एक मेजर पीक बना के रखता है, एंड द स्मॉल पीक्स होते हैं उनको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। जो सैटेलाइट डीएनए है वो उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो सैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स, जो कि बेस कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है, जिसमें ज़्यादा है ATGC का मतलब कॉम्पोजिशन ज़्यादा कम रहता है, उसके हिसाब से माइक्रो और मिनी में हमने डिवाइड कर दिया है। तो डीएनए सीक्वेंस जो है वो हमारा इसमें टैंडमली रिपीट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे कॉपी ऑफ नंबर पाए जाते हैं, जिसको वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स भी बोला जाता है, VNTR, जो उसको ये मिनी सैटेलाइट्स में आता है। इट इज़ अ इन अ पर्सन कॉपी नंबर वेरीज इन ईच क्रोमोसोम। एक पर्सन में कॉपी नंबर जो है वो वेरी करता है हर क्रोमोसोम के अंदर। तो जो दो एलील्स है पेरेंटल और मैटरनल, दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑल्सो कंटेन डिफरेंट कॉपी नंबर्स, अलग अलग कॉपी नंबर्स होते हैं VNTR के। VNTR इज स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये स्पेसिफिक रहता है हर एक पर्सन से पर्सन तक। जो राइज है VNTR का वेरीज फ्रॉम साइज, सॉरी ये वेरी करता है फ्रॉम 0.1 टू 20 kb तक। और जो जितने भी डिफरेंसेस हैं इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वो सारे ऑब्जर्व होते हैं इन अ पॉपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म एक हायर इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, बिकॉज म्यूटेशन जो है वो इस सीक्वेंस में इफेक्ट नहीं कर पाता इंडिविजुअल की प्रोडक्टिव एबिलिटी को, और म्यूटेशन कहीं ना कहीं जनरेशन टू जनरेशन पॉलीमॉर्फिज्म भी कॉज करता है, मतलब अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं इंडिविजुअल्स में। पॉलीमॉर्फिज्म इसका बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छा रोल पाया गया है हमारा एवोल्यूशन और स्पेसिएशन में, जो कि ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं, बट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे भी नहीं ज़रूरी है कि ये डिजीजेस कॉज करने लगे। तो कुछ स्टेप्स हैं फिंगरप्रिंटिंग के, लाइक आइसोलेशन, पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे कुछ एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, फिर उसके बाद सेपरेट करेंगे उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिससे हम सेपरेट कर पाते हैं डीएनए के अलग अलग स्ट्रैंड्स को, मतलब जो हैवी स्ट्रैंड्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो लाइट होते हैं वो आगे चले जाते हैं। ट्रांसफर करते हैं फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की मेम्ब्रेन को यूज़ करके, हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करते हैं जिसमें रेडियो लेबल्ड VNTR के प्रोब यूज़ करते हैं, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए जिसमें ऑटो रेडियोग्राफी होती है, ऑटो रेडियोग्राम इसमें यूज़ किए जाते हैं ताकि ये लाइट और डार्क बैंड्स जो है डीएनए के उसको यूज़ कर सकें। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें क्रोमोसोम 7 जो है इसमें देखिए पैटर्नल और मैटर्नल जीन्स दिए हुए हैं, क्रोमोसोम 2 में भी 16 में भी। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जितने भी लाइट बैंड्स हैं वो आगे की तरफ चले जाते हैं, उनका साइज भी डिफर करता है एक दूसरे से, और जितने भी हैवी बैंड्स होते हैं डीएनए के वो पीछे रह जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट्स डिफर इन एवरी वन एक्सेप्ट इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो सेम रहते हैं, बाकी सब में डिफर करते हैं। जो सेंसिटिविटी है जो टेक्निक की, ये इंक्रीज करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी। डीएनए फ्रॉम सिंगल सेल इज इनफ टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए जो है सिंगल सेल से अगर हम लेते हैं वो इनफ होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, फॉरेंसिक टूल है जो कि पैटर्निटी, रेप, मर्डर इन सब में यूज़ किया जाता है, मतलब पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज, कोई भी जेनेटिक डिजीज है उसको भी हम पता कर पाते हैं। फाइलोजेनेटिक स्टेटस जो है एनिमल्स का उसको पता कर पाते हैं। पॉपुलेशन जो है जेनेटिक इन डाइवर्सिटीज वो भी सब कुछ हम इससे पता कर पाते हैं। ओके, सो आई होप दिस chapter is clear to you all. It's a very lengthy chapter but it is very important for your exam point of view, तो इसको आप जितनी बार हो सके रिवाइज करें because your exams are just started only and 16 math I think it is scheduled on, and so it is very important. Read the chapters again and again, revise it periodically so that it will help you to gain good marks in your exams. So if you feel any problem related to any topic in your 12th or in your whole biology concept, you all can comment in the comment section. Feel free to ask anything, okay guys, because your exams are so near, you can't take any risk about any topic. Anything can come in the examination. So that's all for the day. I hope it is clear to you all. Goodbye, take care.